वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम जो काफ़ी दिन बाद वीडियो लेकर आई हूँ मैं, बीच में वीडियो नहीं बन पा रहा था इसलिए टॉपिक भी कंटिन्यू नहीं हो पाया, लेकिन आज हमने जहाँ से छोड़ा था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स बताया था, एमएससी बायोटेक का जो टॉपिक है और सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसी के कंटिन्यूशन में अगला टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी सेल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि उसके डीएनए में स्टोर्ड होती है उसका इस्तेमाल करके आरएनए का टेम्पलेट जनरेट करता है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हम प्रोकैरियोट्स में देख चुके थे कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होती है। अब अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो एक यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, ये आप सबको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल एक वेल डेवलप्ड एडवांस सेल होता है जिसमें कि सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, सेल के न्यूक्लियस में होती है। और जो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन यानी कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में। तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन द न्यूक्लियस वेयर डीएनए इज पैक्ड इनटू न्यूक्लियोसोम्स इन हाईली ऑर्डर्ड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। डीएनए जो है वो हाईली ऑर्डर्ड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर के रूप में पैक्ड होता है। एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम नेसेसिटीज अ ग्रेट वेराइटी इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल। जिस कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया से यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है वो जो है वो ये बताता है कि जीन एक्सप्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो एक कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है यूकैरियोट्स के अंदर। और सेम जैसा कि मैंने आपको प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में बताया था वैसे ही जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होती है वो भी 3 सीक्वेंशियल स्टेजेस की होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहली जो प्रोसेस होती है इसमें वो इनिशिएशन होती है। टू बिगिन ट्रांसक्राइबिंग अ जीन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द डीएनए ऑफ द जीन एट अ रीजन कॉल्ड द प्रमोटर। ये चीज़ हमने जब प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन देखी थी तब भी देखी थी कि प्रोकैरियोट्स में भी हमने एक रीजन देखा था, एक जगह देखी थी जहां आके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ रहा था। तो वो जगह, वो रीजन जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसे प्रमोटर रीजन कहते हैं। ये रीजन वो रीजन है डीएनए पे जहां आकर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और यहीं से शुरुआत करेगा, इसी के पास से शुरुआत होगी ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, बेसिकली द प्रमोटर टेल्स द पॉलीमरेज वेयर टू सिट डाउन। जो प्रमोटर है वो पॉलीमरेज को बताता है कि कहाँ पर आपको बैठना है और कहाँ से आपको जो डीएनए से एमआरएनए बनाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत करनी है। तो प्रमोटर रीजन कम्स बिफोर द ट्रांसक्राइब्ड रीजन। जो प्रमोटर रीजन होता है वो ट्रांसक्राइब्ड रीजन के पहले आता है, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन ने शुरू होना होता है उसके पहले प्रमोटर रीजन आएगा। यानी कि सबसे पहले, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आकर के डीएनए के एक हिस्से पे जुड़ जाएगा और उसी के पास से ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो शुरू होगी। तो ये रीजन, ये हिस्सा जहां आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, जुड़ता है, ये हिस्सा कहलाता है प्रमोटर रीजन। ठीक है, यहीं से प्रमोटर रीजन जो है इसी के पास से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करेगा। ठीक है, इट कंटेन्स रिकॉग्निशन साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज फॉर इट्स हेल्पर प्रोटीन टू बाइंड। और यहीं पर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के हेल्पर प्रोटीन्स के लिए बाइंड होने की जगह होती है। और जैसे ही हेल्पर प्रोटीन जो है, जैसे आगे हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डायरेक्टली बाइंड नहीं होता, कुछ प्रोटीन्स हैं जो आरएनए पॉलीमरेज की मदद करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जाकर के प्रमोटर रीजन से बाइंड हो जाए और वहीं पास से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो वो प्रोटीन जो मदद करते हैं, जो जोड़ते हैं आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उन प्रोटीन के जुड़ते ही जो डीएनए है वो खुलना चालू हो जाता है और उससे एमआरएनए बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। ठीक है,
और हर जीन का अपना एक प्रमोटर रीजन होता है। और प्रमोटर क्या है देखा जाए तो अगर हमें प्रमोटर को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे। प्रमोटर कुछ नहीं है, इट कंटेन्स डीएनए सीक्वेंसेस दैट लेट आरएनए पॉलीमरेज और इट्स हेल्पर प्रोटीन अटैच टू डीएनए। प्रमोटर डीएनए का एक ऐसा टुकड़ा है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से अटैच होने देगा। ठीक है, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन होगा वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अपनी एक्टिविटी चालू कर देगा, डीएनए खुलने लगेगा और डीएनए से एमआरएनए का निर्माण चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमोटर का जो पूरा रोल है ये कहाँ है, इनिशिएशन के प्रोसेस में है। कोई भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं होगी जब तक प्रमोटर पहचाना नहीं जाता, जब तक प्रमोटर पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर जाता। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर रीजन पे जुड़ेगा वैसे ही प्रमोटर रीजन के पास से ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगी। और प्रमोटर क्या है यदि हम इसे सारांश में देखें तो प्रमोटर कुछ नहीं है, डीएनए सीक्वेंसेस का वो टुकड़ा है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को अपने आप से जुड़ने में, डीएनए से बाइंड होने में मदद करता है। क्योंकि जब तक प्रमोटर रीजन जो है वो आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड नहीं होगा तब तक डीएनए खुलना चालू नहीं होगा, और जब तक डीएनए खुलना चालू नहीं होगा तब तक उससे एमआरएनए का निर्माण यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से प्रमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है और किस तरह से डीएनए की जो अनवाइंडिंग है वो होती है, यानी डीएनए किस तरह से खुलेगा और कैसे उससे फिर आगे जाके एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। अब यदि प्रमोटर की बात करें तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात और बताई कि बहुत सारे ऐसे यूकेरियोट्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग भी होता है जिनमें कि आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ हेल्पिंग प्रोटीन्स लगते हैं जिनकी मदद से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर से बाइंड करता है। तो ऐसे प्रोटीन जो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से बाइंड करने में मददगार होते हैं या मदद करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की प्रमोटर से बाइंड करने में, उन्हें कहते हैं बेसल, जनरल या बेसल प्रोटीन्स, बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, इनकी मुख्य भूमिका होती है इन बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या इन जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की मदद से जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो प्रमोटर रीजन से बाइंड होता है। ठीक है, इनका काम होता है आरएनए पॉलीमरेज की प्रमोटर रीजन से बाइंडिंग कराना। ठीक है, मेनी यूकेरियोटिक प्रमोटर्स हैव अ सीक्वेंस कॉल्ड TA बॉक्स। इस बॉक्स का नाम आप याद रखिएगा। बहुत सारे यूकेरियोटिक प्रमोटर्स होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिसे हम कहते हैं TA बॉक्स। द TA बॉक्स प्लेज अ रोल मच लाइक दैट ऑफ -101010 एलिमेंट इन बैक्टीरिया। आपको बैक्टीरिया में भी एक बॉक्स बताया गया था, प्रिनो बॉक्स बोलते हैं। मैं शायद ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में ये प्रिनो बॉक्स नाम लेना भूल गई थी, आप ध्यान रखिएगा। जो बॉक्स प्रिनो बॉक्स जो काम प्रोकैरियोट्स में करता है वही काम TA बॉक्स जो है वो यूकेरियोट्स में करेगा। ठीक है, तो प्रिनो बॉक्स का नाम आप याद रखिएगा। मैंने आपको एक बॉक्स बताया था जो -10 बेस पेयर्स के उधर लोकेटेड होता है, वो प्रोकैरियोट्स का जब आप देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। उस बॉक्स का नाम शायद मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, तो याद रखिएगा प्रिनो बॉक्स होता है वहाँ पे, और यूकेरियोट्स में TA बॉक्स होता है। ठीक है, रोल सिमिलर रोल ये TA बॉक्स जो है ये प्ले करता है। इट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय वन ऑफ द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स allowing other transcription factors and eventually RNA polymerase to bind। ये बॉक्स का जो काम रहता है वो ये रहता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जैसे ही रिकॉग्नाइज होंगे वो क्या करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन से बाइंड करने में मदद कर देंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा ASTS रीजन होता है जिसकी मदद से डीएनए के जो अनबाइंडिंग है वो हो सकती है। डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उन्हें खींच के अलग कर दिया जाता है। डीएनए के स्ट्रैंड जब तक अलग नहीं होंगे, डीएनए की अनबाइंडिंग जब तक नहीं होगी, तब तक
उसके स्ट्रैंड के सहारे आरएनए का निर्माण नहीं हो सकता। आप याद करिए डीएनए रेप्लिकेशन को, जब मैंने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया था, यदि आप उसके वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे मैंने बताया था कि डीएनए का जो हेलिक्स है वो अनवाइंड होता है। तो जब डीएनए का हेलिक्स अनवाइंड होता है तभी डीएनए का एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। एक स्ट्रैंड के सहारे दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से एक डीएनए के स्ट्रैंड को बेस स्ट्रैंड बनाते हुए एक डीएनए के स्ट्रैंड के सहारे आरएनए के स्ट्रैंड का निर्माण होगा। ठीक है। The promoter of a eukaryotic gene is shown. The promoter lies upstream of this and slightly overlaps the transcription site +1. प्रमोटर जो है यहाँ पे वो बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन साइट से जुड़ा हुआ होता है, कुछ सीक्वेंसेस को ओवरलैप भी करता है, मतलब कि उस पर चढ़ी होती है। ट्रांसक्रिप्शन और प्रमोटर एक दूसरे पे मर्ज्ड होते हैं यहाँ पे, और इसकी लोकेशन होती है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टुवर्ड्स 5' एंड जो होता है उसको अपस्ट्रीम कहते हैं और टुवर्ड्स 3' एंड जो होता है उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। और यहाँ पर लोकेटेड होता है TA बॉक्स विच हैज अ सीक्वेंस ऑफ 5' 3' TA AAA। इसकी जो सीक्वेंस है वो TA होती है 5' 3' डायरेक्शन में। एंड द फर्स्ट यूकेरियोटिक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड्स टू द TA बॉक्स। और सबसे पहले इस बॉक्स से जाकर के सबसे पहले कौन बाइंड करेगा? जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन है? वो फैक्टर है जिसके बाइंड होते ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर रीजन से आके बाइंड करेगा। जब तक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TA बॉक्स से बाइंड नहीं करेगा तब तक आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर से बाइंड नहीं कर सकता। जब तक आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत नहीं होगी। डीएनए के जो स्ट्रैंड्स एक दूसरे पे चढ़े हुए थे, जो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ वाउंडेड थे, वो नहीं खुलेंगे। और डीएनए जब तक नहीं खुलेगा तब तक उसके स्ट्रैंड के सहारे एमआरएनए के स्ट्रैंड का निर्माण नहीं हो सकता। फाइनली डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड सम एडिशनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड्स टू दी प्रमोटर। डीएनए इसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है और एडिशनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो प्रमोटर रीजन से बाइंड कर जाते हैं। ठीक है। प्रमोटर फिर से समझिए, एक बार मैंने अभी तक जो बोला मैं उस बात को फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप फिर से समझिए, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसे नोट डाउन कर ले। मैं क्या कह रही हूँ? मैं आपसे कह रही हूँ कि देखिए शुरुआत मैं क्या कह रही हूँ, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो बता रही हूँ। शुरुआत ट्रांसक्रिप्शन की कहाँ से होगी इसे समझिए। 3 स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। जो इनिशिएशन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी प्रमोटर रीजन से। प्रमोटर रीजन डीएनए के वो सीक्वेंसेस हैं, डीएनए का वो हिस्सा है जहां आके आरएनए पॉलीमरेज इससे बाइंड करेगा। ठीक है। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आकर डीएनए के हिस्से से बाइंड करा वैसे ही क्या होगा, वैसे ही पास से ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ यूकेरियोट्स जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है कि डायरेक्टली आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर रीजन से बाइंड नहीं कर पाता, उसे आवश्यकता पड़ती है कुछ ऐसे प्रोटीन्स की जो कि उसकी मदद करें और जिनकी मदद से वो आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर रीजन से बाइंड कर जाए। तो ऐसे प्रोटीन्स कहलाते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या फिर बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके सबसे पहले प्रमोटर रीजन से बाइंड करते हैं। अब यहाँ इन्होंने बताया है कि प्रमोटर रीजन जो होता है वो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में होता है और ट्रांसक्रिप्शन साइट +1 के पास एक TA बॉक्स होता है। इस TA बॉक्स इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है डीएनए का ये 5' 3' डायरेक्शन में होता है और TA ये इसकी सीक्वेंसेस होती हैं, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज TA बॉक्स। ये TA बॉक्स वही रोल प्ले करता है जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रिनो बॉक्स प्ले कर रहा था। TA बॉक्स पर क्या होता है कि आकर के सबसे पहले जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुड़ेंगे। जैसे ही जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर आकर जुड़े वैसे ही वो
रास्ता बना देंगे कि अब आरएनए पॉलीमरेज आके प्रोमोटर रीजन से जुड़ सकता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आके प्रोमोटर रीजन से जुड़ा, वैसे ही प्रक्रिया चालू हो जाएगी किस चीज़ की, ट्रांसक्रिप्शन की। और डीएनए जो वाउंडेड था, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अब वो डीएनए खुलना चालू होगा और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन। यानी अब एमआरएनए बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। ठीक है, अब ये हुआ इनिशिएशन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा इलोंगेशन। इलोंगेशन का अर्थ होता है कि फर्दर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक बार डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से खुल गए तो आपके पास दो स्ट्रैंड आ गए, एक होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये मैं वही बात कर रही हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली जो डीएनए रेप्लिकेशन में थी, वहाँ भी आपके पास दो स्ट्रैंड थे, एक था टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड था न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ प्रमोटर से आके, वैसे ही फर्स्ट इनिशिएशन हो गया ट्रांसक्रिप्शन का, डीएनए के स्ट्रैंड खुलने लगे। जैसे ही डीएनए के स्ट्रैंड खुलने लगे, इनिशिएशन हो गया ट्रांसक्रिप्शन का, फिर होगा इलोंगेशन। इलोंगेशन वो स्टेज होती है जिसमें आरएनए का जो स्ट्रैंड है वो न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन से लंबा होता जाएगा। डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसके सहारे आरएनए के स्ट्रैंड का निर्माण होगा। फिर से सुनना, डीएनए का वो स्ट्रैंड जो कि टेम्पलेट बना है, बेस बना है, जिसके सहारे आरएनए के स्ट्रैंड का निर्माण होगा, वो स्ट्रैंड कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, जो कि 3-5 डायरेक्शन में होता है ना। और फॉर ईच न्यूक्लियोटाइड इन द टेम्पलेट आरएनए पॉलीमरेज एड्स अ मैचिंग या कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड टू द 3' एंड ऑफ द आरएनए स्ट्रैंड। और जो भी न्यूक्लियोटाइड होता है, मान लीजिए कि उस खुले हुए स्ट्रैंड में ए है, तो सामने से आरएनए उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा। वो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, ए का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड कौन होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंस टी नहीं होगा, यहाँ कौन होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा यू, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बन रहा है और एमआरएनए में थायामीन नहीं होता, यूरेसिल होता है। ठीक है, तो एक जो होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा और उसके सहारे, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये कोडिंग स्ट्रैंड है, यहाँ ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। जब डीएनए खुला था तो इसके दो स्ट्रैंड थे, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के सहारे जो है वो दूसरा स्ट्रैंड आरएनए का सिंथेसाइज हो रहा है और यहाँ ए जहाँ था वहाँ यू हो रहा है, बाकी का जहाँ जी होगा वहाँ सामने से सी ही होगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमराइज सिंथेसाइजेज एंड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड है 5' डायरेक्शन में, 3'5' डायरेक्शन में है डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के पहले स्ट्रैंड का निर्माण हो जाएगा, जो कि जस्ट 3'5' का अपोजिट डायरेक्शन होगा। यानी 5' 3' के डायरेक्शन में आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनेगा। याद रखिएगा, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट किस डायरेक्शन में बनता है, 5' 3' एंड जहाँ जहाँ एडेनाइन है उसके सामने यहाँ यूरेसिल आ जाएगा। और ऐसे करते करते ये जो आरएनए का इट मूव्स फॉरवर्ड, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे आगे मूव करता जाएगा, 3' 5' डायरेक्शन में वो मूव करता जाएगा और डीएनए डबल हेलिक्स को खोलता जाएगा और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनाता जाएगा 5' 3' डायरेक्शन में। ठीक है, द सिंथेसाइज्ड आरएनए ओनली रिमेन्स बाउंड टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर अ शॉर्ट वाइल। और जो आरएनए बनेगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से थोड़े समय के लिए जुड़ा रहेगा, देन एग्जिस्ट दी, और उसके बाद थोड़े समय बाद वो वहाँ से एग्जिट करता जाएगा। यानी इलोंगेशन की प्रोसेस में न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होगा और डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड को बेस मानते हुए आरएनए का क्या हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल द सीक्वेंसेस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड आरएनए ट्रांसक्राइब, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऐसे बनता जाएगा। कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो है एक, और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के सहारे जो दूसरा स्ट्रैंड है आरएनए का, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज नियरली आइडेंटिकल टू नॉन टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आइडेंटिकल है किससे, इट विल बी, बिल्कुल वो कैसा होगा, डीएनए के स्ट्रैंड जैसा ही होगा, केवल यूरासिल होगा थायामीन की जगह। ठीक है, द पिक्चर बिलो शोज डीएनए ट्रांसक्राइब बाय मेनी आरएनए पॉलीमरेज एट द सेम टाइम। एक ही समय पर ये बताता है कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज से, है ना, ईच विद एन आरएनए टेल ट्रेलिंग बिहाइंड इट। और सबके पीछे क्या है, आरएनए टेल है। द पॉलीमरेज नियर द स्टार्ट ऑफ द जीन हैव शॉर्ट आरएनए ट्रेल।
और जो पॉलीमरेज है जिनको जो कि जीन के पास ही जहाँ से शुरुआत होती है उनकी शॉर्ट आरएनए टेल्स होती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता जाता है, जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसकी टेल क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। देन वी डायरेक्टली कम टू टर्मिनेशन। अब हमारा इनिशिएशन हो गया, हमने देख लिया कैसे हुआ। इनिशिएशन से शुरुआत हो गई, प्रमोटर से आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया, डीएनए का डबल हेलिक्स खुल गया, तैयारी हो गई पूरा आरएनए बनने की। फिर हमने इलॉन्गेशन में देखा कि कैसे डीएनए के डबल हेलिक्स का एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, उसके सहारे अपोजिट आरएनए का जो स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज हो जाता है ना। अब हम देखेंगे कि ये प्रक्रिया जो है ये टर्मिनेट कैसे होगी, यानी कि इसका टर्मिनेशन कैसे होगा। आरएनए पॉलीमरेज विल कीप ट्रांसक्राइबिंग अंटिल इट गेट्स सिग्नल टू स्टॉप। जब तक आरएनए पॉलीमरेज को रुकने के सिग्नल नहीं मिलेंगे तब तक ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहेगी, और जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन के एंड होने की वो कहलाती है टर्मिनेशन, है ना। टर्मिनेशन यानी कि अब फर्दर न्यूक्लियोटाइड का एडिशन नहीं होगा, अब ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है। It happens only when the polymerase transcribes a sequence of DNA known as terminator। और यहाँ पर एक टर्मिनेटर सीक्वेंस बन जाती है। और दो प्रकार के मुख्यतः टर्मिनेशन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रोकैरियोट्स में ही बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टर्मिनेशन। वन इज रोहो डिपेंडेंट टर्मिनेशन एंड द अदर वन इज रोहो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। जो रोहो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होती है, द आरएनए कंटेन्स अ बाइंडिंग साइट फॉर अ प्रोटीन कॉल्ड एज रो। जो आरएनए होता है उसमें एक बाइंडिंग साइट होती है प्रोटीन के लिए, जिसको रो बोलते हैं। रो जो है फैक्टर इट बाइंड्स टू द सीक्वेंस एंड स्टार्ट्स क्लाइंबिंग अप द ट्रांसक्रिप्ट टुवर्ड्स आरएनए पॉलीमरेज। और जो रो प्रोटीन है वो सीक्वेंस से बाइंड करता है और धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज की तरफ क्लाइंब करना जाना चालू कर देता है। रोहो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये जो प्रक्रिया है ये रो के ऊपर डिपेंड करती है। द टर्मिनेटर इज अ रीजन ऑफ डीएनए दैट इंक्लूड्स द सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर रोहो बाइंडिंग इन द एमआरएनए। जो टर्मिनेटर है वो एक ऐसा रीजन है डीएनए का जिसमें वो सीक्वेंसेस हैं जिनसे आकर के रो की बाइंडिंग होगी, और जैसे ही रो आके इनसे बाइंड करेगा वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। रो बाइंड्स टू रोहो बाइंडिंग साइट इन द एमआरएनए एंड क्लाइम्स अप द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। रो जो है वो बाइंड करेगा रोहो बाइंडिंग साइट से एमआरएनए पे, और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट तक रीच करेगा इन दी 5'3' डायरेक्शन, वहाँ तक पहुँचेगा। और जैसे ही वहाँ पहुँचेगा वो कैचअप करेगा पॉलीमरेज से, और यहाँ पर जैसे ही इनका कांटेक्ट होगा रो जो है वो तुरंत ही जो इलॉन्गेशन की प्रोसेस हो रही थी उसको क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ठीक है। ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को यहाँ से पुल कर देगा, और उसके बाद जो डीएनए का टेम्पलेट होगा वो यहाँ से अपार्ट हो जाएगा, और जो मतलब जो आरएनए का बना हुआ टेम्पलेट है वो यहाँ से खींच करके अलग हो जाएगा, और जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है वो यहाँ तुरंत ही स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो एक और प्रकार का टर्मिनेशन होता है वो होता है रोहो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, जिसमें रो प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। इट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस इन दी डीएनए टेम्पलेट रीजन। ये किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस इन दी DNA template region पर। As the RNA polymerase approaches the end of the gene being transcribed, it hits a region rich in GC nucleotides। ठीक है। जैसे जैसे RNA polymerase जीन के अंत की तरफ जाता है ना, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ख़त्म होने वाली होती है, वैसे ही ये कहाँ पहुँचता है, G और C रिच रीजन तक पहुँचता है। और जैसे ही दी RNA transcribed from this region folds back, और ये क्या होगा कि जब RNA यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है उसी दौरान आरएनए क्या करता है, अपने ही अंदर एक फोल्ड जनरेट कर लेता है। इस फोल्ड को कहते हैं हेयर पिन लूप। ठीक है। ये जीसी रिच रीजन होता है और ये एक फोल्ड जनरेट कर लेता है जिसको कहते हैं हेयर पिन लूप। जैसे ही इस हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन होता है, ये हेयर पिन लूप होता भले ही जीसी रिच रीजन है, लेकिन ये जो हेयर पिन लूप बनती है ये यू न्यूक्लियोटाइड्स, यूरेसिल के न्यूक्लियोटाइड से बनती है। और इस हेयर पिन के लूप के बनते ही ये समझ में आ जाता है कि अब फर्दर न्यूक्लियोटाइड का एडिशन नहीं होना है, और न्यूक्लियोटाइड एडिशन रुक जाता है।
यानी एक तो हो गया आपका रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, जहां रो प्रोटीन आके डीएनए के सीक्वेंसेस से अटैच होगा और आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट को खींच के अलग कर देगा। जहां रो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ रही है उसको कहते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, और जहां रो प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है वहाँ पे एक हेयर पिन नाम टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जो कि जीसी रिच रीजन में होता है। और हेयर पिन का फॉर्मेशन यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड्स से होता है। एक हेयर पिन जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इस बात का इंडिकेटर होता है कि अब फर्दर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट और बड़ा नहीं हो सकता और ये जो प्रक्रिया है ये यहीं समाप्त हो जाएगी। तो ये वाला जो हेयर पिन लूप से होगा ये रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होगा, और जो रो प्रोटीन की मदद से होगा वो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहलाएगा। देन इसमें आते हैं रीसेंट ट्रेंड्स, इन्हेंसर्स और यूकेरियोटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन। ये कुछ लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है कि इन्हेंसर्स क्या होते हैं और यूकेरियोटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन में वो क्या मदद करते हैं। तो ये पता लगा है कि इन्हेंसर्स ओरिजिनली दे आर आइडेंटिफाइड एज लॉन्ग रेंज एक्टिवेटर ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन, है ना। वो लॉन्ग रेंज एक्टिवेटर होते हैं जीन ट्रांसक्रिप्शन के, और इनकी मदद से जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया वो एक्टिवेट की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। Enhancers and upstream regulator element are composed of modular arrangement of short sequence motifs। तो ये तो पहले से पता था कि enhancers वो होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को बढ़ा देंगे, लेकिन रिसेंटली ये डिस्कवरी हुई है कि मॉड्यूलर ये जो enhancers हैं ये क्या है, रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं जो कि मॉड्यूलर अरेंजमेंट के बने होते हैं, जिसमें कि शॉर्ट सीक्वेंस मोटिफ होते हैं विथ स्पेसिफिक फंक्शन के साथ शॉर्ट सीक्वेंस मोटिफ होते हैं। और ये मोटिफ जो हैं ये न्यूक्लियर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट से बाइंड करते हैं और वहाँ पर अपना एक्शन करते हैं। मतलब इनके ऊपर स्ट्रक्चरल रिसर्च हुई है कि जो इन्हेंसर्स होते हैं वो स्ट्रक्चरली मोटिव्स होते हैं बेसिकली, और ये ट्रांसक्रिप्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। तो ये है यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। फीडबैक के साथ ज़रूर आएँ, जो भी डाउट्स हैं वो ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।